नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। दोस्तों, पिछले कुछ समय से हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में लगातार ताबड़तोड़ आंदोलन हो रहे हैं। कभी शिक्षा व्यवस्था के नाम पर, कभी जेन जी, तो कभी तो जेन अल्फा भी सड़कों पर उतर आया। लेकिन फिलहाल एक आंदोलन जो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, कहा गया कि यह आंदोलन जो है इस सरकार तक हिला देगा, वो है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। अब रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का एक पेज बनाया गया, उस पर लगभग 5.7 के आसपास मिलियन के आसपास जो है फॉलोअर्स हुए। कहा गया कि इसमें आरक्षण को हटाना है, यूजीसी रिफॉर्म कराना है, सवर्णों के साथ भेदभाव हो रहा है। इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस आंदोलन का जो बेस है वो क्या है, और क्या ये रिजर्वेशन हटा देना इतना आसान है, और अगर हटाना होगा तो उसकी क्या प्रक्रिया होगी। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, सबसे पहले तो ये जो रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन चल रहा है, इसको आप कैसे देख पा रहे हैं, और इस पर आपका जो कानून है, जिस तरीके से आपने कानून की पढ़ाई की है, तो आप किस चश्मे से देख पा रहे हैं, पहले तो ये समझाइए। देखिए, रिजर्वेशन पे चर्चा करने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा भारत के संविधान में रिजर्वेशन की क्या व्यवस्था है। और भारत के संविधान में, वर्तमान संविधान में नहीं, क्योंकि वर्तमान संविधान तो 125 बार बदला जा चुका है, और ये जो 125 बार संविधान बदला गया है, इसको हमारे ओटजीवी, नोटजीवी, सत्ताजीवी नेताओं ने अपने सत्ता के खातिर उसमें बदला गया। इसलिए मैं वर्तमान संविधान की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं मूल संविधान की बात करूंगा, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, पंडित नेहरू, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, रफी अहमद किदवई, मौलाना कलाम, उन लोगों ने मिलकर बनाया। जो 300 लोग थे इसमें, वो उसमें क्या व्यवस्था थी। तो जो मूल संविधान थी, जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर का यह कहना था कि रिजर्वेशन केवल SC ST के लिए होगा, और वो मात्र 10 साल के लिए होगा। 10 साल के बाद लोग अपने मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे, उसके बाद रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। उस समय जितनी जातियां थी, आज की डेट में उससे ज्यादा जातियों को रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शायद जो संविधान निर्माता उतने समझदार नहीं थे, हमारे नेता ज्यादा समझदार हो गए। ये भी हम आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद फिर उसमें 27% और आरक्षण जुड़ा, तो जो पहले 23% था, बढ़ते बढ़ते 50% हो गया। आज की डेट में कुछ राज्यों में 60% हो गया, कुछ राज्यों में 65% हो चुका है, कुछ राज्यों में तो 75% तक भी रिजर्वेशन हो चुका है। जहां तक विकसित भारत की बात है, तो आज तक दुनिया का कोई भी देश कंपाउंडर को डॉक्टर बना के और डॉक्टर को कंपाउंडर बना के वो आज तक विकसित देश नहीं बन पाया। तो पहली बात तो ये। अब जो इस समय झगड़ा चल रहा है रिजर्वेशन के ऊपर, वो क्यों चल रहा है? रिजर्वेशन किसको मिलना चाहिए, आप इसको समझिए। रिजर्वेशन मिलना चाहिए गरीब परिवार को। रिजर्वेशन मिलना चाहिए जो गांव में किसान है ना, दलित जो खेती करता है, उसके बच्चे को मिलना चाहिए। उसके बच्चे को नहीं मिल रहा है। जो कृषि मंत्री है, उनके बच्चे को फायदा उठा रहा है। जो दलित गांव में श्रमिक का काम करता है, सड़क बनाता है, लेबर का काम करता है, घर बनाता है, मिस्त्री का काम करता है, उसके परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, लेबर मिनिस्टर जो है, उनके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। जो होमगार्ड है ना, उसके परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, होम मिनिस्टर का परिवार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। जो शिक्षा मित्र है, उसके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है, शिक्षा मंत्री के परिवार का शिक्षा मंत्री का परिवार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। जो क्लर्क है, उसके परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। कमिश्नर, कलेक्टर, उनके परिवार को लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। इसी तरीके जो चौकीदार है, उसके बच्चे को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। हाँ, रजिस्ट्रार, पेशकार, तहसीलदार के बच्चे रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। जो मजदूर है, उसके बच्चे रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं, जो लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल के मालिक हैं, उसके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। सांसद, विधायक, मंत्री के परिवार को लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। जो गांव में दलित रिक्शा चलाता है, शहरों में रिक्शा चलाता है, उसके परिवार के लोग रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। हाँ, जो पायलट हैं, जो जहाज चला रहे हैं, उसके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। जो BMW से चलते हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। जो साइकिल से चल रहा है परिवार, उसका रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। कंपाउंडर के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल पा रहा है। डॉक्टर का परिवार सारा रिजर्वेशन लेके जा रहा है। सिक्योरिटी गार्ड के परिवार रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा है। जो होम मिनिस्टर, जो रक्षा मंत्री है का परिवार है, वो पूरा रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। चपरासी का परिवार रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल का परिवार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। संतरी के परिवार को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है। मंत्री और मुख्यमंत्री के परिवार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। सब्जी बेचने वाले का परिवार रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा है। बड़ी बड़े फार्म हाउस के मालिक हैं, उनके रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। चाय पान बेचने वाले का परिवार रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा रहा है। होटलों के मालिक जो हैं, वो रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। तो मनरेगा में जो काम करता है, उसका परिवार रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा है। जो बड़ी बड़ी कंपनियों में मैनेजर हैं, सीनियर मैनेजर हैं, GM हैं, CEO हैं, उनका परिवार रिजर्वेशन का फायदा उठा रहा है। सवाल यह है, रामनाथ कोविंद जी तो राष्ट्रपति हो चुके हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए?
द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? बहन मायावती जी मुख्यमंत्री हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? चिराग पासवान के पिताजी मंत्री रह चुके, चिराग पासवान खुद मंत्री हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? चरणजीत सिंह चन्नी साहब पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? बालाकृष्णन साहब भारत के CGI रह चुके हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, उनके परिवार को रिजर्वेशन का फायदा क्यों मिलना चाहिए? मेरा मानना है सांसद विधायक मंत्री के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल के परिवार को नहीं मिलना चाहिए, कलेक्टर कप्तान कमिश्नर के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, DIG IG DGP के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए, इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर के परिवार को रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलना चाहिए। रिजर्वेशन एक परिवार एक बार, मासिक आय 50,000, यानी एक परिवार में एक बार रिजर्वेशन मिलेगा, और जिसकी मैक्सिमम इनकम हर महीने 50,000 रुपए है, यानी साल में 6 लाख रुपए कमाता है, उसके परिवार को रिजर्वेशन फायदा मिलना चाहिए। और रिजर्वेशन केवल हिंदुओं को मिलना चाहिए। आज की डेट में बहुत बड़ी संख्या में जो गैर हिंदू हैं, जो कन्वर्टेड हिंदू हैं, वो भी कन्वर्ट हो चुके हैं, फिर भी SC ST रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं। वो रिजर्वेशन बंद होना चाहिए, और अब समय आ चुका है कि क्रीमी लेयर सिस्टम जरूर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मेरा मानना है रिजर्वेशन ये एक दवा थी, और दवा किसके लिए? जो पीड़ित हो, दवा उसके लिए नहीं जो स्वस्थ है, पूरा शरीर उसका बढ़िया। अंतिम पायदान पर बैठे आदमी को आगे तक लाना है, मुख्य धारा से जोड़ना है, लेकिन 80 साल हो गए हैं। अच्छा, इस रिजर्वेशन का नुकसान क्या हो रहा है आप समझिए। गांव में सरकारी स्कूलों में कौन पढ़ता है? दलित परिवार पढ़ता है, आदिवासी परिवार पढ़ता है, वो बड़े बड़े कॉन्वेंट में तो नहीं पढ़ा पाते। अब उस जो सरकारी स्कूल है उसमें मैथ का टीचर है, उसको मैथ आती नहीं, फिजिक्स का टीचर को फिजिक्स नहीं आती, केमिस्ट्री के टीचर को केमिस्ट्री नहीं आती, जूलॉजी के टीचर को जूलॉजी नहीं आती। वो 1 नंबर 2 नंबर पाने वाला फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जूलॉजी बॉटनी का टीचर बन गया, इंग्लिश का टीचर बन गया। तो क्या होगा? ये तो हम शिक्षा व्यवस्था में रिजर्वेशन करके हम वास्तव में दलितों का, पिछड़ों का, आदिवासियों का नुकसान कर रहे हैं। सरकारी स्कूल में अयोग्य लोग भर्ती हो जा रहे हैं, उनको ठीक से पढ़ा नहीं पा रहे हैं। यही हो रहा है। सरकारी हॉस्पिटल में कौन होता है? सरकारी हॉस्पिटल में कौन इलाज कराता है? गरीब इलाज कराता है, दलित आदिवासी इलाज कराता है, पीड़ित आदिवासी इलाज कराता है। तो फिर चिकित्सा व्यवस्था में अच्छे डॉक्टर चाहिए। ऐसे ही जुडिशियल सिस्टम में मेरा मानना है शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था, इसमें रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। शिक्षा व्यवस्था में रिजर्वेशन होगा, पूरे देश का जो भविष्य है बर्बाद हो जाएगा। चिकित्सा व्यवस्था में रिजर्वेशन होगा, लोग मर जाएंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, तबीयत खराब हो जाएगी, उल्टा सीधा ऑपरेशन हो जाएगा। और ऐसे न्याय व्यवस्था में अगर रिजर्वेशन होगा तो लोगों को अच्छा जल्दी से स्पीडी जस्टिस नहीं मिलेगा। इसलिए 3 व्यवस्था में अभी क्या हुआ है, आर्मी में रिजर्वेशन नहीं है, जो रिसर्च है अपना इसरो वगैरह वहां नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि शिक्षा, चिकित्सा, न्याय व्यवस्था इसमें भी नहीं होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। और आज तक वैसे भी कोई भी देश डॉक्टर को कंपाउंडर बना के और कंपाउंडर को डॉक्टर बना के आज की डेट में विकसित देश नहीं बन पाया, क्योंकि जो टैलेंटेड व्यक्ति उसको आप कंपाउंडर बनाएंगे तो कंपाउंडर का काम ठीक से नहीं करेगा, और जो टैलेंटेड नहीं है, जो कंपाउंडर लायक है, उसको अगर डॉक्टर बना देंगे तो डॉक्टर वाला काम नहीं कर पाएगा। तो दोनों ही मतलब फ्रस्ट्रेट रहेंगे, दोनों ही दोनों ही तरफ से दोनों दिक्कत। अच्छा ठीक है अश्विन जी, मुझे अब थोड़ा सा ये भी समझना है कि ये जो रिफॉर्म्स की बात हम कर रहे हैं और आरक्षण हटाने की बात हम कर रहे हैं, तो इसको हटाने का प्रोसेस क्या होगा? क्या ये इतना आसान है कि अभी आपने बात की और आपसे बोला गया और अगले दिन ये आरक्षण हट गया? नहीं रिजर्वेशन हटाना नहीं है, आप इसको समझिए। रिजर्वेशन तो 10 साल के लिए था, तो अगर हमने बढ़ाया नहीं होता तो हट गया होता। तो हर 10 साल में जो बढ़ाते रहते हैं उसको बढ़ाना बंद कर दें, अपने आप हट जाएगा, खत्म बात हो गई। और एक बात और मैं आपको बताऊं, रिजर्वेशन से दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का कल्याण नहीं होगा। दलितों, पिछड़ों का कल्याण होगा भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करने से। सरकार सबसे पहले ये 32 एजुकेशन बोर्ड को खत्म करके 1 नेशन 1 एजुकेशन बोर्ड लागू करे, अगर वास्तव में दलितों का, पिछड़ों का कल्याण करना है। ये 32 तरीके के सिलेबस को खत्म करके 1 नेशन 1 सिलेबस लागू करे। ये प्राइवेट किताब माफिया जो लूट रहे हैं उसको बंद करके पूरा देश एक पढ़ाई करेगा, जैसे चीन में। अरे भैया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी की CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड, बिहार बोर्ड, बंगाल बोर्ड की किताब अलग क्यों होनी चाहिए? क्यों अलग अलग होनी चाहिए? पूरे देश की किताब एक हो सकती है। तो जितने हमारे मेजर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, इनकी किताब कॉमन होनी चाहिए। जो किताब कांस्टेबल का बच्चा पढ़े वही किताब कमिश्नर का बच्चा पढ़ना चाहिए। जो किताब वहां गांव के किसान का बच्चा पढ़े वही दिल्ली के कृषि मंत्री का बच्चा वही किताब पढ़ना चाहिए। तब इनका कल्याण होगा। कल्याण कैसे होगा उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही, बस रिजर्वेशन रिजर्वेशन। मेरा मानना है कि रिजर्वेशन के समर्थकों को भी और रिजर्वेशन के विरोधियों को भी, दोनों को सबसे पहले भारत में 1 नेशन 1 एजुकेशन सिस्टम लागू करने की मांग करना चाहिए। 1 इलेक्शन बाद में हो, 1 नेशन 1 इलेक्शन बाद में हो जाए, 1 नेशन 1 सिविल कोड बाद में हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
वन नेशन वन एजुकेशन पहले जरूरी है, जिससे गरीब और अमीर की किताब एक हो। पहले कृष्ण और सुदामा की किताब एक होती थी, राम और निषाद राज की किताब एक थी, राजा दशरथ और सुमंत एक साथ एक ही किताब पढ़ते थे। ये तो भेदभाव हमारे अंग्रेजों ने किया और अभी और बढ़ता जा गया। तो ये जो 32 तरीके के एजुकेशन बोर्ड है, इनको मर्ज करके वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड, 32 तरीके के सिलेबस को मर्ज करके वन नेशन वन करिकुलम, और जो प्राइवेट किताब जो बिक रही इनको बंद करके केवल एनसीईआरटी की किताब। उससे दलितों का कल्याण होगा, उससे पिछड़ों का कल्याण होगा। नहीं तो हो क्या रहा है, बिना कोचिंग किए किसी का ना तो जेई में सिलेक्शन हो रहा है, ना इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो रहा है, ना मेडिकल में सिलेक्शन हो रहा है, ना क्लैट में सिलेक्शन हो रहा है, ना एनडीए में सिलेक्शन हो रहा है। वो गांव का जो दलित है, पीड़ित है, पिछड़ा है, वो भैया कोचिंग कैसे करवाएगा दिल्ली भेज के, कोटा भेज के? वो तो वहां गांव में पढ़ा रहा है, और वो जो पढ़ रहा है बच्चा वो पूछा ही नहीं जा रहा। अभी हो क्या रहा है, जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो एंट्रेंस जेई में, नीट में, क्लैट में, एनडीए में पूछा नहीं जाता। जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है वो सरकारी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। सरकारी स्कूल में पढ़ता कौन है? गांव का गरीब, किसान, मजदूर का बच्चा, दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित बच्चा पढ़ता है। तो वो इस लायक ही नहीं बन पा रहा है को कंप्लीट कर पाए। तो हम उसको जबरदस्ती 2 नंबर पाने वाले को डॉक्टर इंजीनियर बनाने की बजाय, 2 नंबर पाने वाले को हम उसको आईएएस आईपीएस बनाने की बजाय, बेटर ये होगा कि वन नेशन वन सिलेबस लागू कर दें, जिससे कि पूरे देश में सामाजिक मेरिट बेस्ड चीजें हों। Yes. और ऐसा ना हो, यानी कि कई बार हमने ऐसा देखा, क्योंकि ये हकीकत है, जनरल का बच्चा भी उतने ही ख्वाब देखता है, उसके पिता भी उतनी ही मेहनत कर रहे हैं कि वो अच्छी एजुकेशन की प्राप्ति करे, एक अच्छी जगह पर पहुंचे, उतना ही काम दलित भी कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ परसेंटेज से जनरल रह जाता है, उसकी फीस भी हाई होती है, एडमिशन फीस भी हाई होती है, और इन्हीं सारी चीजों फंसता है। लेकिन सर, ये तो हो गई रिजर्वेशन की बात। जंतर मंतर पर यूजीसी रोल बैक को लेकर के भी बातचीत हो रही है। कहा जा रहा है कि जो यूजीसी आया है, इससे सवर्णों को बहुत दुख हो रहा है और आने वाले इलेक्शंस पे इसका बहुत असर होगा। तो यूजीसी को देखकर के आप क्या सोचते हैं? मेरा क्लियर मानना है कि भारत में जाति, भाषा, क्षेत्र, मत, पंथ, मजहब के आधार पे एक भी नियम नहीं होना चाहिए, एक भी कानून नहीं होना चाहिए, एक भी सिस्टम नहीं होना चाहिए। इस देश में एक देश एक विधान होना चाहिए। संविधान का मतलब ही होता है संविधान, समान विधान, सबके लिए एक जैसा विधान। तो यूजीसी में भी अगर कास्ट के आधार पे है, इसलिए वो खत्म होना चाहिए। एससी एसटी एक्ट भी कास्ट के आधार पे है, वो भी खत्म होना चाहिए। माइनॉरिटी कमीशन एक्ट भी मजहब के आधार पे है, वो भी बंद होना चाहिए। इस देश में कॉमन लॉ होना चाहिए, जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल, कास्ट न्यूट्रल, सबके लिए एक देश एक विधान होना चाहिए। तब जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, तब जाके विकसित भारत बनेगा, तब जाके राम राज्य आएगा, तब भारत विश्व गुरु बनेगा। जाति, भाषा, मत, पंथ, मजहब के आधार पर नियम कानून बना के केवल बर्बादी होगी, और बर्बादी की तरफ हम बहुत तेज साथ जा रहे हैं। विकास कम हो रहा है, समाज का विनाश ज्यादा हो रहा है। उसका मूल कारण है घटिया नियम कानून। ठीक है, फिलहाल जंतर मंतर पर आरक्षण को लेकर के लगातार बात हो रही है, यूजीसी को लेकर के लगातार बात हो रही है। कहा जा रहा था कि जो आरक्षण है उसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, यूजीसी को रोल बैक, ये सारी बातें हमने फिलहाल जंतर मंतर पर देखी। अब फिलहाल इन सारे मुद्दों पर जो भी हमने अभी चर्चा की, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।